तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ ड्रग पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो हमारे सोर्सेस ऑफ ड्रग का मतलब होता है हम लोग मेडिसिन को, दवा को किस किस सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स कि हम जो दवा आती है मार्केट में, जो डिफरेंट टाइप की दवा है वो कहाँ से आती है, कहाँ से बनती है, कैसे बनती है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बताएंगे, जिसमें से उसी के बारे में हम बताएंगे क्या बता रहे हैं, जिसमें से हमने ये बताया था कि जो सोर्सेस ऑफ ड्रग होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक आपका होता है नेचुरल सोर्सेस, जब हम दवा को नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, जैसे आपका कुछ दवा प्लांट से मिल जाती है, कुछ दवा आपकी एनिमल से मिल जाती है, कुछ दवा मिनरल से मिल जाती है। तो जो दवा आपकी डायरेक्टली ऑब्टेन होती है किसी नेचुरल सोर्स से, तो ऐसी दवा को हम लोग कौन सा सोर्स करते हैं, नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दूसरा कौन सा था, सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक्स को बाद में समझिएगा, सेमी सिंथेटिक्स को समझिए। सेमी सिंथेटिक सोर्स ऐसे सोर्स कहलाते हैं जिसमें हम लोग दवा को नेचुरली ऑब्टेन तो करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उससे जो दवा बनती है वो दवा हमारी कौन सी कहलाती है, सेमी सिंथेटिक दवा कहलाती है। जिसमें केमिकल का सिर्फ थोड़ा बहुत क्वांटिटी रहता है, वो दवा क्या कहलाती है, सेमी सिंथेटिक कहलाती है। बात समझ में आई। सिंथेटिक दवा जो होती है वो पूरा का पूरा केमिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सिंथेटिक दवा पूरा का पूरा केमिकल से मिलकर बनी होती है, उसमें कोई भी नेचुरल सोर्सेस नहीं होता है। मतलब जो भी दवा बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, केमिकली। उसको वैज्ञानिक लोग अपने लैब में क्या करते हैं, बनाते हैं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो होते हैं, वो लैब में उस दवा को केमिकली बनाते हैं। ठीक है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हुए, उसका डिसोल्यूशन रेट देखते हुए, ठीक है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए, फिर केमिकल, बहुत सारे केमिकल के साथ उसका क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। दवा बनने के बाद उसका डिसोल्यूशन रेट देखते हैं कि दवा डिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। उसका ब्रेक देखते हैं कि दवा ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई दवा तो एक लार्ज क्वांटिटी में बनेगी, बनाकर ही क्या करेंगे, जब वो टूटेगी ही नहीं, जब टूटेगी नहीं तो डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, दवा का एब्जॉर्प्शन रेट भी देखा जाता है कि दवा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो पा रही है कि नहीं पा रही है। मतलब मीन्स की डिसोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ देखते हुए दवा का क्या होता है, दवा का मॉडिफिकेशन होता है। मीन्स की दवा को बनाया जाता है। ये जो दवा बनती है वो केमिकल से ही बनती है। एक दवा को बनाना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, उसका बहुत कुछ चेक किया जाता है, जिसका क्या होता है लैब में या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उसका जो होता है ना, एक क्यूए क्यूसी होता है, वहाँ पे एनालिसिस के लिए दवा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद दवा आपको डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे यूज नहीं होता है। दवा बनने के बाद उसका क्या होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल की मीन्स की उस दवा को किसी जानवर पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दवा सही डिजॉल्व हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, दवा सही से रीच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, दवा जो हम एनिमल्स पे दिए हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसमें जानवर लेते हैं, जानवर को पहले, जैसे कि एक आपने पैरासिटामोल कोई भी एंटीपायरेटिक दवा बनाए, ठीक है, बुखार की कोई दवा बनाए, अब एक आप चूहा लिए, ठीक है, चूहा को पहले आप क्या करेंगे, उसको बुखार, उसको फीवर हुआएंगे। ठीक है, जैसे ही चूहा को आप किसी भी केमिकल वगैरह से, किसी भी सिस्टम से आप क्या करेंगे, उसको पहले फीवर दिलाएंगे। ठीक है, जैसे चूहा को फीवर होगा, फिर आप क्या करेंगे, अपने जो मेडिसिन आप बनाए रहते हैं उसी मेडिसिन को उस चूहे पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कितने मिनट में वो अपना साइड, और कितने मिनट में चूहा का बुखार उतर रहा है, कितने मिनट में आपका जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो कर रही है, कितने मिनट में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। सारी प्रोसेस आप उसमें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर ये होता है, जब दवा को हम लोग जानवर पे यूज करते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, एक क्लिनिकल ट्रायल, सॉरी प्री क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में दवा को हम लोग जानवरों पे यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में दवा को क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। उस पर कुछ पेशेंट को, मीन्स कि ह्यूमन बॉडी पे यूज किया जाता है, सब पे नहीं, कुछ आदमी पे ह्यूमन बॉडी पर यूज किया जाता है। तो उसका एक सिमोरियो बनता है, जिसमें मतलब कि एक डाटा बनता है, उसमें पूरा डाटा दिया जाता है कि ये दवा पेशेंट पे सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पेशेंट का क्या हाल चाल है। मतलब जिस पेशेंट को यूज करेंगे उससे बातचीत हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, बुखार उतरा कि नहीं उतरा, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है पेशेंट पे या फिर ह्यूमन पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होता है, एनालाइज होता है, तब जाके दवा पूरे मार्केट में फैलती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये होता है क्या,
हमने सिंथेटिक दवा के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक दवा के बारे में बताया। ये जो अभी हमने प्रोसेस बताया ये हर दवा के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा सोर्स पे, नेचुरल सोर्स पे हो गया या फिर हमारा सेमी सिंथेटिक हो गया या फिर सिंथेटिक, नहीं। जितनी भी नई दवा बनती है, जितनी भी न्यू ड्रग के निर्माण होते हैं, सब पे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल अप्लाई होता है। विदाउट प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल को ड्रग का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, क्या नाम है इसका? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो दवा के फील्ड को देखते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो अप्रूवल ही नहीं देंगे। जब अप्रूवल नहीं देंगे तो आप उस दवा को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अप्रूवल कब देंगे? आपके पूरे दवा का बायो हिस्ट्री लेने के बाद वो आपकी दवा का अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक दवा कैसे बनती है, हमारे मार्केट में कैसे आती है, इसकी जानकारी आप लोग को मिल गई ना। अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे। विदाउट अप्रूवल की कोई दवा नहीं आती है। अगर कोई दवा आ भी रही है तो क्या होगी? फ्रॉड होगी, ठीक है, वो गलत दवा होगी, ठीक है। उस दवा को मान्यता ही नहीं मिली है कि उसको लाया जाए वर्ल्ड में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छा काम करती हैं। तो रजिस्टर कंपनियां भी जो होती हैं वो ड्रग को बनाती हैं, ठीक है। रजिस्टर कंपनियां जितनी भी दवा को बनाती हैं उसके ऊपर R और T लिखा रहेगा। इसे रेड लिखा तो किससे रहेगा? ब्लैक कलर से। और इसको क्या करेंगे? रेड कलर से इसे भर देंगे, ठीक है। जो रजिस्टर कंपनियां होती है उसको रजिस्टर मिल जाता है, मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो वो अपने जो पैचेस देखेंगे, दवा का जो पैक होता है, ऊपर का जो प्लास्टिक होता है, मीन्स कि उसको हम लोग लेवल भी बोल सकते हैं। उसमें क्यों लेवल क्या होता है? लेवल एक दवा का जैसे कि जिसमें सारा डिटेल दिखता है। पानी का बॉटल है, पानी की बॉटल के जस्ट सामने लेवल लिखा है, तो पानी में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में सब लिखा रहेगा, ठीक है। तो वैसे जब आप एक सिरप को उठाएंगे, एक टैबलेट को उठाएंगे, तो किस किस केमिकल से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, सारा डिटेल उसमें लिखा रहता है। वो क्या होता है? वो लेबल होता है, ठीक है। बात समझ में? उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेबल के नाम से जानते हैं। विदाउट लेबल का कोई ड्रग आती ही नहीं है। तो उसी लेबल पे R और T लिखा रहेगा। अब से जिस टैबलेट, जिस कैप्सूल के देखेंगे, ऊपर देखेंगे, जो लेबल होता है उसके ऊपर देखेंगे, अगर R और T लिखा है तो समझ जाइएगा ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। इससे जो भी दवा मिलती है बहुत सही और बहुत प्योर होती है। हालांकि सारी दवा सही होती है, लेकिन ये रजिस्टर्ड कंपनी की पहचान है, ठीक है। मतलब नंबर 1 में चली जाती है ये कंपनियां, बस बात यही है। तो बात समझ में आई? सिंथेटिक सोर्सेस ऑफ ड्रग क्या होती है? विद एडवांसमेंट ऑफ द साइंस, with advancement of the science, many drugs are now chemically synthesized in the lab. सिंथेटिक दवा के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये क्या, इसमें जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कुछ एडवांस केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक दवा है, सेमी सिंथेटिक नहीं है। कुछ क्या करते हैं? कुछ केमिकल का यूज करते हैं। उसका यूज करके वो क्या करते हैं? एक केमिकली सिंथेसाइज करते हैं अपने लैब में, एक केमिकली सिंथेसाइज करते हैं किसी मेडिसिन का, ठीक है। जैसे आपका उस मेडिसिन को हम लोग प्योरली सिंथेसाइज मेडिसिन बोलते हैं। कौन सी मेडिसिन बोलते हैं? प्योरली सिंथेसाइज मेडिसिन। प्योरली सिंथेसाइज मेडिसिन जो होती है वो पूरी तरह से क्या होती है? केमिकल से मिलकर बनी होती है। प्योरली नेचुरल मेडिसिन रहेगी तो वो पूरी तरह से प्योर रहेगी, लेकिन कौन सी मेडिसिन है? नेचुरल है। ये सिंथेसाइज मेडिसिन है, तो समझ जाइएगा ये प्योर है, लेकिन किस हिसाब से प्योर है कि इसमें जो केमिकल है वो जो जिससे मिलकर बना वो पूरी तरह से क्या है? केमिकल है। और किसके थ्रू बनाया गया है? किसी साइंटिस्ट के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। तो मेड कंप्लीटली बाय द केमिकली सिंथेसाइज, ठीक है। जो आपकी प्योरली सिंथेसाइज ड्रग होती है वो पूरी तरह से किससे मिलकर बनी होती है? केमिकल से मिलकर बनी होती है। उसमें कोई भी क्वांटिटी आपकी नेचुरल की नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपका कौन सा है? जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया एस्पिरिन, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एस्पिरिन जो होती है एक इन्फ्लामेशन दवा होती है, एंटी इन्फ्लामेशन दवा होती है। कौन सी होती है? एंटी इन्फ्लामेशन दवा होती है। इसमें से आपका ये आपका जो पैरासीटामोल
भी है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेशन दवा है, ठीक है। और साल्ब्यूटामोल समझ में नहीं आ रहा है, ये सल्फोनामाइड समझ में नहीं आ रहा है, और डायजापम भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, जो आपका एस्पिरिन है एक टाइप की एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग है, और आपका जो पैरासीटामोल है ये भी एक टाइप की एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग है। एंटी मतलब अगेंस्ट काम करना, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जब हमारे बॉडी में कोई बीमारी कॉज होती है, किसकी वजह से कॉज होती है, इसको ऐसे समझिए। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? जब आपको कोई मधुमक्खी काटती है, ठीक है, काटती है तो आप कुछ टाइम पे देखते हैं वहां पे क्या होता है, पेन होने लगता है, वहां की स्किन सूज जाती है, वहां की स्किन पे रेडनेस हो जाते हैं, ठीक है। वहां की स्किन क्या होगी, जहां पे काटी रहेगी देखेंगे कि लाल हो जाती है, ठीक है, और वहां की स्किन आपकी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, और देखेंगे कि उस स्किन पे छोटे 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 दाने भी पड़ जाते हैं। ये क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है तो आपका ही इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए एक्टिव होता है, ठीक है। जब वो उस फॉरेन पार्टिकल, जैसे आपका कोई भी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, कोई भी अगर आपके बॉडी में इंटर कर रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा उस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी कॉज करेगा, ठीक है। तो कोई हमारे बॉडी को कोई बीमारी ना दे पाए, इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मारने के लिए एक्टिव होता है और केमिकल का सिक्रीशन करने लगता है, ठीक है। जब वो फॉरेन बैक्टीरिया को मारता है तो बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज जब हमारे बॉडी में इंटर कर जाती है, जब ये फॉरेन पार्टिकल को मारता है तो बहुत बड़ा हंगामा होता है, ठीक है। अब जैसे भारत और इंडिया का ही देख लीजिए, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान का ही देख लीजिए, होता है ना। अगर पाकिस्तान हमारे देश में घुसे तो हमारे जो देश के जो जवान होते हैं या फिर जो आर्मी लोग होते हैं उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दोनों में लड़ाई छिड़ती है, ठीक है, जब दोनों में लड़ाई होता है तो क्या एक ही लोग घायल होते हैं? नहीं, दोनों लोग घायल होते हैं ना जी। दोनों लोग घायल होंगे, बस फर्क ये रहेगा पाकिस्तान वाले ज्यादा मरते हैं, अपने वाले कम मरते हैं, या फिर सिर्फ घायल होते हैं लेकिन मार कर आते हैं पाकिस्तान वालों को, ठीक है। तो जो आपका इन्फ्लेमेशन होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में जाता है तो जैसे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो अपने अंदर से कुछ केमिकल का सिक्रीशन करता है। वह केमिकल इसको जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं इसको खत्म करने के साथ साथ जितनी भी आसपास की सेल होती है उसको भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। इसको बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल को तो मार देता है लेकिन उसको भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में हिटनेस हो जाती है, आपकी बॉडी में रेडनेस हो जाती है, आपकी बॉडी में छोटे छोटे रेड रेड के दाने हो जाते हैं, आपकी बॉडी रेड दिखाई देती है, ठीक है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। किसकी वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इसी इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए जिस दवा का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटिव ड्रग कहते हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटिव ड्रग कहते हैं या फिर एंटी इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। किसको खत्म कर रहे हैं? इन्फ्लेमेशन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी एस्पिरिन है और पैरासीटामोल है ये इन्फ्लेमेशन में यूज होते हैं, ठीक है। बुखार होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बुखार होगा, किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में जाता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एक्टिव होता है, मारता है, उसके साथ साथ आपके वो बॉडी का टेम्परेचर भी तो भाई इंक्रीज करेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी तो बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी एंटर किए हैं वो मरे, तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, तब जाके आपको क्या होता है, बुखार होता है। तो बुखार को ठीक करने के लिए आप पैरासीटामोल का यूज करते हैं, पैरासीटामोल आपके बुखार को मेंटेन कर देता है। नॉर्मल बुखार देखेंगे तो कुछ दिन में उतर भी जाता है, नॉर्मल बुखार कुछ दिन में खत्म भी हो जाता है, उतर भी जाता है। फिर आपका साथ भी क्या है, सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है। और जो आपका डायजापम होता है, डायजापम ये जो क्या होते हैं, जो आपको सीजर पड़ते हैं, सीजर जो आपके सीजर पड़ने लगते हैं, दौड़े जानते हैं, जब सीजर पड़ते हैं तो उस समय हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डायजापम यूज करते हैं।
डायजापाम जो होता है, सीजन मतलब होता है इंसान का हाथ पैर कांपने लगता है। ऐसे ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे इंसान का हाथ पैर हमेशा ऐसे ऐसे कांपते रहता है, कोई भी चीज उठाएंगे तो ऐसे ऐसे कांपते रहेंगे। वो क्या होता है, वो सीजन पड़ता है उसको, जिसको कंटिन्यू होता ही रहता है, कोई भी सामान ढंग से वो पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ पैर कांपता रहेगा। ठीक है, तो सीजर को खत्म करने के लिए, जो हाथ पैर कांपता है उसी को खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डायजापाम का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मीन्स की मोटा मोटा बता दें, जो आपका सिंथेटिक ड्रग होता है वो पूरी तरह से किससे मिलकर बना होता है, केमिकल से मिलकर बना होता है। इसमें साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट टाइप के केमिकल को मिक्स करके एक दवा बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक दवा कहते हैं। ये दवा हमारे बीमारियों को भी बचाता है, हमारी बीमारी को ट्रीट करता है, हमारे बॉडी में बीमारी होने से रोकता है। अगर हमारे बॉडी में बीमारी हो रही है तो उसको क्या करता है, कंट्रोल भी करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है सेमी सिंथेटिक ड्रग। सेमी सिंथेटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, जो नेचुरल ड्रग से कुछ क्वांटिटी तो आपका क्या होगा, नेचुरल कंपोनेंट्स का होगा, फिर उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है और उससे जो दवा बनती है उस दवा को हम लोग कौन सी दवा कहते हैं, सेमी सिंथेटिक दवा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सेमी सिंथेटिक एक ऐसी दवा होती है जो नेचुरल और केमिकल दोनों से मिलकर बनी होती है। कुछ क्वांटिटी आपकी केमिकल की होती है और नेचुरल होते हैं, वो दोनों को जब आपस में मिक्स करके कोई नई दवा बनाते हैं तो उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक दवा कहते हैं। ठीक है, ये भी किसी लैब में होता है, किसके थ्रू होता है, साइंटिस्ट के थ्रू होता है। जैसे एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन जो होती है वो एक टाइप की क्या है, सेमी सिंथेटिक दवा है। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन क्या है, एमॉक्सिसिलिन एक टाइप की सेमी सिंथेटिक दवा है। लेकिन वहीं पे पेनिसिलिन क्या है, नेचुरल दवा है ना, माइक्रोब से ऑब्टेन हो रही है। तो जो आपका एमॉक्सिसिलिन है वो कहाँ से मॉडिफाई होता है, आपके पेनिसिलिन से ही बनता है। एमॉक्सिसिलिन आपके पेनिसिलिन से ही बनता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेमी सिंथेटिक दवा है। ऐसे बहुत सारी दवा आपको देखने को मिलेगी। हाइड्रोमॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन जो दवा होती है एक टाइप की सेमी सिंथेटिक दवा है, लेकिन कहाँ से बनती है, मॉर्फिन से बनती है। मॉर्फिन का कुछ एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और उसमें कुछ केमिकल मिलाकर हम लोग नई दवा बनाते हैं, जिसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, हाइड्रोमॉर्फिन नाम दिया जाता है। मॉर्फिन एक टाइप की नेचुरल दवा है जो ओपियोइड पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होती है। याद करिए, आगे बताए हैं, ओपियोइड पॉपी प्लांट के नाम से ऑब्टेन होती है और इसी का कुछ एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, मतलब थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी ली जाती है और इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है, फिर एक नई दवा बनती है। इसी दवा को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक दवा कहते हैं। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना? बात समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? इसका और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग गूगल से सर्च करके एक अच्छा सा नोट बना के लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है? हम रटवाना नहीं चाहते हैं, आप लोग समझिए, इतना मतलब कंसंट्रेट बना के बैठिए कि अगर आप एक बार मेरे वीडियो को देख लें तो दोबारा सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। एक बार देख लें तो आपको तुरंत याद आए कि हाँ मैम ये बताई है। समझिए, रटिए मत। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार हमको जरूर बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक को दोबारा डिटेल पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, रटना नहीं, तोता नहीं बनना है। अगर आप समझे रहेंगे ना तो आगे आप क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी आप उसको झेल लेंगे, आप उनको समझा देंगे, आप उसको बता देंगे। ठीक है, अगर आप रटते रहेंगे तो 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, इसके बाद आपको भूलना तय है। ठीक है, तो वो आपके लाइफ में काम नहीं आने वाला है। एक आपका होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसको हम लोग रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये मॉडर्न मेथड होता है। कौन सा मॉडर्न मेथड होता है, मॉडर्न प्रोसेस होती है, मॉडर्न मेथड होता है। इससे भी क्या होती है, दवाइयाँ बनती है। जो आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है इससे भी क्या होती है, इससे भी दवाइयाँ बनती हैं। इसमें भी क्या होता है, एज ए सिंथेटिक दवा होती है, ये भी एज ए सिंथेटिक दवा होती है, लेकिन किसके द्वारा बनाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी का जीन देते हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल देते हैं, किसी का डीएनए लेंगे,
उसको बैक्टीरिया में इंटर करेंगे, वायरस में इंटर करेंगे, फिर वायरस बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट जो एंजाइम बनाएगा उस एंजाइम को निकाल कर उसका एनालिसिस करके फिर उसका एक दवा बनाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। डीएनए कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेस डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए रिकॉम्बिनेस, री मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब रिकॉम्बिनेस, एक दूसरे का डीएनए को अगेंस्ट काम किया जाता है, मतलब ये रिकम्बाइन किया जाता है एक दूसरे डीएनए को। ठीक है, डीएनए इसी को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। जब हम डिफरेंट टाइप के डीएनए को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्या है, ये एक टाइप का मॉडर्न मेथड है जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जान सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी नाम से जान सकते हैं। क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग डीएनए यूज करते हैं तो डीएनए एक टाइप का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसको भी ह्यूमन इंसुलिन के लिए यूज होता है। ठीक है, इंटरफेरॉन के लिए यूज होता है और आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए यूज होता है। ये सब क्या है, ये सब एक टाइप की दवा है। ठीक है, लेकिन टेक्निक के थ्रू बनाई जाती है। जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी एक दूसरे का डीएनए निकालेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया में इंटर कर देंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है, इसमें क्या करेंगे, किसी भी एंजाइम के थ्रू, जैसे एक एंजाइम होती है उसका रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के नाम से जानते हैं। कौन सा, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के नाम से क्या करते हैं, इंसुलिन को निकालते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से सेल्स को निकालते हैं, इंसुलिन को नहीं, सेल्स को निकालते हैं। उसी सेल्स को एक वेक्टर में फिट करते हैं। कहाँ पे फिट करते हैं, वेक्टर में फिट करते हैं। ये क्या है, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, किसका वेक्टर है, वायरस का वेक्टर है। किसका वेक्टर है, वायरस का। यहाँ पे हम लोग डीएनए फिट किए। ठीक है, मीन्स की एक सेल से जब हम लोग डीएनए को निकालते हैं, ठीक है, एक सेल से, कोई किसी भी सेल से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को निकालते हैं। ये डीएनए जो निकलता है वो किस एंजाइम के मदद से निकलता है, हमारा जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम होती है इसके मदद से निकलता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के थ्रू क्या होता है, इस डीएनए को निकाला जाता है और उसी डीएनए को हम लोग वायरल, एक वेक्टर बना रखता है। ठीक है, एक वेक्टर बना रहता है, ऐसे करके वेक्टर बना रहता है। एक कौन सा वेक्टर होता है, वायरस वेक्टर होता है। उस डीएनए को वायरस वेक्टर में क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये डीएनए वायरस वेक्टर में फिट होगा तो जो आपका वायरस होगा अपने अंदर से इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाएगा, अपने अंदर से क्या करेगा, इंसुलिन निकलवाएगा। ठीक है, तब जब साइंटिस्ट, जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन मीन्स अपने अंदर से जब इंसुलिन का निकलवाएगा तो साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, इसी इंसुलिन को निकाल देंगे। ठीक है, इसी इंसुलिन को क्या करते हैं, निकाल कर एक नया दवा बना देते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन इंसुलिन के नाम से जानते हैं। किससे बनता है, डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन करते हैं डीएनए का और जो दवा बनाई जाती है उसका, मीन्स कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, लेकिन किसके थ्रू करवाते हैं, वेक्टर के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। इंसुलिन का यूज कहाँ पे होता है, ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, जब हमारे बॉडी में डायबिटीज मेलाइटस होता है तब होता है। ठीक उसी टाइप से इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन भी क्या है, एक टाइप की ड्रग है, मीन्स कि एक टाइप की क्या है, मेडिसिन है। इंटरफेरॉन भी क्या है, एक टाइप की मेडिसिन है। इंटरफेरॉन हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है, मीन्स कि जो हमारी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू बनता है। ऐसे समझिए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हमारा क्या बनता है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक ऐसा ड्रग होता है, एक ऐसा मेडिसिन होता है जो हमारे बॉडी को वायरस से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, ठीक है, फंगस से बचाता है, मतलब डिफरेंट टाइप के हमारे फॉरेन पार्टिकल को इंटरफेरॉन
हमारे बॉडी को बचाता है और इसका एक मेन मकसद ये रहता है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, मजबूत करता है। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कैंसर सेल को मारता है, बैक्टीरिया के सेल को खत्म करता है। इंटरफेरॉन कैंसर के सेल को मारता है, मीन्स अगर किसी को कैंसर हो जाए तो इंटरफेरॉन देते हैं। ये क्या करता है, धीरे धीरे कैंसर की सेल्स को नष्ट करता है, कैंसर सेल्स को मारता है, बैक्टीरिया के सेल्स को मारता है, वायरस के सेल्स को मारता है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है, बात समझ में आई? मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक कौन सा है? मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक एक टाइप की क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो इन्फेक्शन से रोके, जो इन्फेक्शन से बचाए, वही क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक। ये भी हमारे किससे बनती है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है, मीन्स की बायोटेक्नोलॉजी वाली प्रोसेस से बनती है। ठीक है, इसका भी यूज वही होता है, ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में क्या करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, मीन्स कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता देती है, हमारे बॉडी को वायरस से बचाती है। ठीक है, मीन्स कि जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं सबसे क्या होती है, बचाने का काम करती है। बनती किससे है, डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। ये समझ में आ गया ना? डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी जीन्स लेते हैं, जैसे किसी की सेल्स से जेनेटिक मटेरियल्स को लेते हैं, मीन्स कि डीएनए को देते हैं, और डीएनए किसके थ्रू निकलता है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के थ्रू निकलता है। उसी डीएनए को हम लोग वेक्टर में फिट करते हैं, जैसे कि हमारा ये कहाँ पे है, वायरस वेक्टर है। जैसे ही हम वायरस वेक्टर में इसको फिट करेंगे तो वायरस इस सेल को देखते हुए इंसुलिन का सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है, किसका सिक्रीशन करवाएगा, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाएगा। तो जो साइंटिस्ट लोग रहेंगे जो इस टेक्निक को करेंगे, ये इस सेल को निकाल देते हैं, निकालने के बाद उसका कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और एक नई ह्यूमन इंसुलिन बना देते हैं। ठीक है, इंसुलिन की दवा ऐसे ही बनती है, किससे बनती है, डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है। ठीक है, बात समझ में आई? इंटरफेरॉन कैंसर में यूज किया जाता है, ये वायरस बैक्टीरिया के ग्रोथ को खत्म करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। सेम वही फंक्शन हमारा किसका रहता है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक समझ में आ गया कि नहीं आया? जो हम क्या पढ़े हैं, सोर्सेस ऑफ ड्रग पढ़े हैं। हमारे जो सोर्सेस ऑफ ड्रग होती है, इसका मतलब होता है हम लोग ड्रग को कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लोग ड्रग को बहुत सारे रास्ते से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में हम लोग दवा को प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, दवा को मिनरल से ऑब्टेन कर सकते हैं, दवा को मेन और किससे, ह्यूमन बॉडी से या फिर एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रास्ते हो गए कहाँ कहाँ से हमको दवा मिल रही है। ये क्या एक टाइप का सोर्स है, किसका सोर्स है, दवा को पाने का सोर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका उसमें हम लोग बहुत सारी बातें बताए थे। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर बना था, उसको जो भी नहीं पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर 1 के नाम से मिलेगा। फिर इसके बाद हमने ये बताया, ये आज का हमारा किस में जाएगा, लेक्चर 2 के नाम से जाएगा। जिस किसी को भी डाउट है वो कमेंट करके एक बार पूछ सकता है, और आप लोग को भी अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं एक बार रिवीजन जरूर करूँगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस। भूलना नहीं चाहिए, बहुत मर मर के पढ़ाते हैं।